हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, क्लास 11th और 9th के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास तक बोर्स मॉडल पढ़ लिया था और जिसमें देखा था कि एटम के सेंटर में, एटम के बीचों बीच एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर सर्कुलर सेल्स है, वृत्तीय कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को आपने नाम दिया था स्टेबल सेल्स, स्थायी कक्षाएं, या कोष, ऑर्बिट्स का नाम दिया था हमने। और बात की थी कि इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे और चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कंजर्व रहती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। लेकिन हम लोगों ने कहीं भी ये डिस्कस नहीं किया था कि किसी भी सेल में, किसी भी स्टेबल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे या इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो आज की क्लास में हम एक टॉपिक को समझने जा रहे हैं जिससे हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है बेटा बोर-बरी स्कीम। बोर-बरी योजना या बोर-बरी नियम भी बोला जाता है, या बोर-बरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोला जाता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या मतलब है कि किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एटम में तमाम सेल है, के सेल, इसको आप बोलते हो के सेल। ये जो फर्स्ट सेल है इसको हम नाम देते हैं के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसे ही फिर आगे ओ सेल, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ। आपको याद हो तो हमने बात की थी कि या तो लेटर के एल से दिखाइए या 1 2 3 4 से दिखाइए। तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एल में कितने होने चाहिए, एम में कितने होने चाहिए। तो अगर हमें एटम का एटॉमिक नंबर पता हो, परमाणु की परमाणु संख्या पता हो, परमाणु क्रमांक पता हो, तो हम लोग बोर-बरी स्कीम अभी समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम जान लेंगे किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये रूल हम लोग शुरू करें, इस योजना को समझना शुरू करें, स्कीम को समझना शुरू करें, उससे पहले आपको बता दें, जैसे मान लो ये एक एटम हमने बना रखा है, तो इसमें फिफ्थ सेल जो है, सबसे अंदर का सेल कौन है, 1, इसको इनर मोस्ट सेल बोलते हैं, आंतरिक कक्षा। और ये सबसे बाहरी कक्षा है, बाह्यतम कोश इसको बोलते हैं। तो इनके नाम क्या क्या होते हैं, ये जैसे बोला जाता है बाह्यतम कोश या संयोजी कोश, इसको नाम देते हो। इंग्लिश में भी ऐसे ही इसको आप बोलोगे आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल, या एक नाम और दिया जाता है अल्टीमेट सेल। एक नेम और है अल्टीमेट सेल। ऐसे ही इसके पहले वाली सेल को क्या बोलोगे आप, द्वितीय बाह्यतम कोश या द्वितीय संयोजी कोश। द्वितीय बाह्यतम कोश या द्वितीय संयोजी कोश, यानी कि सेकेंड आउटर मोस्ट सेल, सेकेंड आउटर मोस्ट सेल, या इसको बोला जाता है एक नेम, जैसे यहां अल्टीमेट है, इसको बोला जाएगा पेन अल्टीमेट सेल, पेन अल्टीमेट सेल। ऐसे ही इसको आप थर्ड वाले को थर्ड आउटर मोस्ट या इंग्लिश में एंटी पेन अल्टीमेट सेल। ये नेम्स अल्टीमेट, पेन अल्टीमेट एंड एंटी पेन अल्टीमेट सेल जो है, ये बहुत अलग किस्म के नेमिंग है, तो ये जानते रहना चाहिए आपको। तो ये बाहरी कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा बाह्यतम कोश, ये द्वितीय बाह्यतम या तृतीय बाह्यतम, आउटर मोस्ट, सेकेंड आउटर मोस्ट, थर्ड आउटर मोस्ट, ये हो गए नेम। के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, ऐसे भी आप। तो बोर-बरी ने 1913 में, आपको याद होगा 1912 के लास्ट में बोर मॉडल आया, इसी के नेक्स्ट ईयर 1913 में नील्स बोर
एंड बरी, इन दो लोगों ने मिल करके ये समझाया कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एल में कितने हो सकते हैं, एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम, है ना। तो ये चीज समझने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स जानने होंगे जो इस स्कीम के पॉइंट्स हैं, और फिर हम लोग एग्जाम्पल्स के जरिए समझ लेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो बोर-बरी स्कीम का जो फर्स्ट रूल था, फर्स्ट पॉइंट था, वो ये है कि किसी भी सेल में, हम इसको मिटा देते हैं, आप अपनी कॉपी पे बना लेंगे, किसी भी एटम के किसी भी सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर होती है 2n²। यहाँ n क्या है? n इज नंबर ऑफ सेल। हिंदी वाले बच्चे सुन करके लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n²। यहाँ n क्या है? कोशों की संख्या है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। जैसे मान लो के सेल की बात अगर हम करें, के सेल के लिए n की वैल्यू 1 होती है, तो 2 × 1² मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले सेल में मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे एटम है तो इसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में हम कितने रख सकते हैं? 2 × 2² मतलब 2 × 4, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं। ऐसे ही एम सेल की बात कर लीजिए तो 2 × 3², क्योंकि इसके लिए एम सेल तीसरा सेल था अंदर से, तो 2 × 3², 2 × 9 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही एन सेल में आपको मिलेंगे 2 × 4², 2 × 16 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी सेल में। और ये समझने वाली बात ये भी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे ऐसे कोशों में, ऑर्बिट्स में, तो पहले लोअर एनर्जी लेवल, ये जो इलेक्ट्रॉन इस सेल में होगा इसकी एनर्जी सबसे कम, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें। तो सबसे पहले के सेल में भरेंगे आप इलेक्ट्रॉन्स को, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में। और के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एल में कितने? 8। एम में कितने? 18। एन में कितने? 32। तो पहली चीज तो आपने ये देखा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, वो भी पॉइंट आप समझे। जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि चाहे 2 सेल हो, 3 सेल हो, 4 सेल हो, 5 सेल हो, जितने भी सेल हो, जो आउटर मोस्ट सेल होगा, जो बाह्यतम कोश होगा, सेकेंड पॉइंट ये है कि आउटर मोस्ट सेल, या जिसको और हमने क्या नाम दिया था? अल्टीमेट सेल। अल्टीमेट सेल में, अल्टीमेट सेल या वैलेंस सेल, या इसी को आपने क्या नाम दिया? बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मान लो बाहरी कक्षा चौथी कक्षा हो, 4th ऑर्बिट हो। 4th ऑर्बिट में रूल के अकॉर्डिंग 32 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, लेकिन आप 32 नहीं रखेंगे, उसमें भी आप कितने ही रख सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो 4th सेल होने के बावजूद आउटर मोस्ट सेल भी है, तो आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो सेकेंड आउटर मोस्ट सेल है, सेकेंड आउटर मोस्ट सेल जो है, या जिसको आप बोलते हो पेन अल्टीमेट सेल, पेन अल्टीमेट सेल जो है, या जिसको हम कह सकते हैं द्वितीय बाह्यतम कोश जो है, द्वितीय बाह्यतम कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब सबसे बाहरी वाले में 8 से ज्यादा मत रखिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं, और उससे पहले वाले में 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रखेंगे। ये चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए कि किसी भी सेल में मैक्सिमम 2n², सबसे बाहर वाले में 8 और उससे पहले वाले में 18। ये
कहानी एक पॉइंट और है, उसके बाद आप एग्जांपल्स कर सकते हैं। के बाद क्या है, इन सारी चीजों के बाद भी आपको एक चीज ख्याल करना होगा, जो फोर्थ पॉइंट है। जैसे मान लो 4 रूम्स है किसी घर में या 5 रूम्स है, तो सबसे बाहर वाले में 8 पर्सन्स को आप बैठा सकते हो, उससे पहले वाले में 18 बैठा सकते हो। लेकिन जो सेकेंड आउटर मोस्ट कमरा है, जो सेकेंड आउटर मोस्ट रूम है, जो सेकेंड आउटर मोस्ट सेल है, उसमें जब 8 से ज्यादा लोगों को बैठाना हो आपको, तो सबसे पहले बाहरी रूम में, सबसे बाहर वाले रूम में आप कितने लोगों को बैठा आएंगे, 2 पर्सन्स को बैठा आएंगे, तभी आप अलाउड होंगे कि उसके पहले वाले रूम में 8 से ज्यादा लोगों को बैठाएं आप। जैसे समझो, मान लो कोई एटम है, इन दोनों में हमने 2 और 8 भर दिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें हम 18 लोगों को बैठा सकते थे, लेकिन जब इसमें आप 8 से 9th पर्सन को, 8 to 9th, 8वें के बाद 9वां इलेक्ट्रॉन जब रखना होगा, तो आपको सबसे पहले बाहरी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रख लेने हैं। फिर इसमें 8 हो चुके रहेंगे, फिर आप 9 10th 11 12 18 इलेक्ट्रॉन तक ले जाएंगे। तो ये चीज है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या है, पुट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन, पुट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, then you can put more than 8 electrons in second outermost cell। हिंदी में इसको क्या समझेंगे कि पहले बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रख लेने के बाद ही आप द्वितीय बाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये चीज होती है। अब आइए हम लोग एग्जांपल्स करते हैं। ये कहानी हो गई, 4 पॉइंट्स आपने, इन्हीं 4 पॉइंट्स की मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ले जाते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। 2 तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखने होते हैं, एक सेल्स के अकॉर्डिंग जिसको हम बोलते हैं बोरबरी स्कीम, और एक ऑर्बिटल। आगे चल के हम पढ़ेंगे कक्षक क्या होते हैं, SPDF, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। तो ये चीज दोनों अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आगे की केमिस्ट्री आप पढ़ नहीं पाएंगे। सीधी सीधी बात, आप एक लाइन में समझिए। आप बोरबरी स्कीम नहीं समझ रहे हैं, अब आप बाउ प्रिंसिपल नहीं समझ रहे हैं, तो आगे आपके लिए केमिस्ट्री पढ़ना मुश्किल जैसा है एकदम, है ना, बहुत कठिनाई आएगी बेटा, पढ़ ही नहीं सकते हो आप। अब आइए हम बात करते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो ये K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, O सेल भी चलो मान लो, वैसे हम N सेल के एग्जांपल्स करेंगे। K सेल मतलब फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल। अब जैसे पहला एटम हाइड्रोजन 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है अकेला, तो K सेल में चला जाएगा। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हमने भाई फर्स्ट सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं मैक्सिमम, तो दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और वो मिल गए, तो ये नोबल हो जाता है, स्टार लगा दिया, ये नोबल हो गया। नोबल गैस, ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है, तो ये नोबल गैस हो गया, अक्री गैस हो गई ये, ठीक है। हीलियम के बाद लिथियम 3, तब ये नहीं कि आप यहाँ 3 रख दीजिए, कौन सा रूल गलत हो गया, फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि किसी भी सेल में 2n² से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब फर्स्ट सेल में 2 × 1², 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं, तो 2 यहाँ पर, फिर कॉमा लगाया, 1 यहाँ पर। लिथियम बेरिलियम 4, 2 and 2, अब इसमें 8 तक हम पहुंच सकते हैं। बेरिलियम बोरॉन 5, 2 3, कार्बन 6, 2 4, ठीक है। ऐसे हम लिखते चले जाएंगे, जगह कम है, मैं मिटा रहा हूं, आप इसको नोट कर लेंगे। कार्बन के बाद
फिर मान लो नाइट्रोजन हमने लिखा 7, तो ये हो गया 2 5, ऑक्सीजन 8 2 6, फ्लोरीन 9 2 7, नियॉन 10 2 8। अब आपने पढ़ा कि सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2n² रूल के अकॉर्डिंग, पहले रूल के अकॉर्डिंग, और ये 8 मिल गए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हीलियम में डुप्लेट कंप्लीट हुआ था, यहाँ अष्टक पूर्ण हो गया, तो ये भी नोबल गैस हो गई, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस हो गई है। फिर बारी आती है सोडियम की। सोडियम 11 2 9 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ 2n² से ज्यादा नहीं हो सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, यही तो सबसे बाहरी कोष हो गया, 2 ही है तो ये दूसरा कोष बाहरी कोष हो गया, तो बाहर मतलब ऐसे सोडियम आपने बना रखा है, तो 2 यहाँ रखा, 9 यहाँ नहीं रख सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9th नहीं रख सकते, क्यों? 2 चीजें गलत हो जाएंगी, एक तो दूसरे कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, और दूसरी बात है आउटर मोस्ट सेल भी तो है, इसमें 8 से ज्यादा नहीं आउटर मोस्ट में, तो एक सेल आपको और लानी होगी 2 8 एंड 1। के सेल में 2, एल में 8, एम में 1, ऐसे ही फिर अब आप बनाते चलिए। सोडियम, मैग्नीशियम 12 2 8 2, ऐसे ही क्लोरीन 17, बाकी बीच का आप करिएगा 2 8 7, है ना, 2 8 7 तक हम पहुंच गए। इसके बाद क्लोरीन के बाद आर्गन। देखिए एक चीज आपको बता दे बेटा कि एटलीस्ट आपको एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट्स तैयार होने चाहिए एक सीक्वेंस में, एटॉमिक नंबर 30 तक। तो क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन 18 2 8 फिर 8 हो गया, ये भी नोबल गैस क्योंकि इसको आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अक्रिय गैस ये भी हो गई, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस। अब इसके बाद पोटेशियम 19, तो क्या है ऑप्शन 2 8 9, कौन सा रूल ओवर रूल हुआ भाई? थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन तक तो हम पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ 8 हम नहीं 8 से ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि यही आउटर मोस्ट सेल है, और आपने जाना है आउटर मोस्ट सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखे जा सकते। तो आपको क्या करना होगा? तो आपको इसको बदलना होगा 8 में, और फिर यहां आपको ले जाना होगा 1 इलेक्ट्रॉन। आपको याद होगा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि सेकेंड आउटर, ये आउटर मोस्ट और ये सेकेंड आउटर मोस्ट, सेकेंड आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी रख पाएंगे आप जब आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे। तो अभी आउटर मोस्ट में कितना हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे अभी हम 9 नहीं कर सकते, ठीक। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम 20, तो 2 8 पहले, अब यहां पे 9 1 नहीं लिख सकते हम, सारी चीजें सही हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट तक सही है। फर्स्ट पॉइंट क्या था? 2n², तो किसी में 2n² से ज्यादा नहीं होगा। सेकेंड सबसे बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं, तो नहीं है 8 से ज्यादा। सेकेंड आउटर मोस्ट में 18 से ज्यादा नहीं, तो नहीं है 18 से ज्यादा। तब तो ये सारी चीज सही थी, लेकिन जो फोर्थ पॉइंट था वो ये था कि इस सेल में, बाहर से सेकेंड वाले सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी रख पाओगे जब सबसे बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख लोगे। मतलब इसको आप करिए 8 और ये 2। अभी ऐसा यूं नहीं है कि ये रटने वाली बात है बेटा, या ये आप पे थोप दिया गया। जब आप ऑर्बिटल्स पढ़ोगे, कक्षक पढ़ोगे, तो आप जानोगे कि पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर 3d में आते हैं इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपके लिए? अनसुना सी चीज है, अनसुनी सी चीज है, आप पढ़ेंगे आगे इस चीज को, है ना। तो ये 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कैल्शियम। इसके बाद बारी आती है स्कैंडियम की। स्कैंडियम 21 है, तो 2 8। अब देखो ये आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब एकदम बिल्कुल शौक से यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन्स रखो, और ये अब कहाँ तक जा सकते हैं? 18 तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद अगले सेल में बारी आएगी इलेक्ट्रॉन्स जाने की, ठीक है। तो ये चीज हो गई।
2 एग्जाम्पल्स अभी हमें यही स्कैंडियम के आगे से समझ लेने हैं, क्रोमियम एंड कॉपर के, जो अलग हटके हैं। जैसे क्रोमियम है 24, तो हमें क्या करना चाहिए था, 2 8 2 यहां रख लिया, फिर इसके बाद 8 से ज्यादा यहां रख पाएंगे, 12 2 होना चाहिए। लेकिन ये थियरी के हिसाब से होना चाहिए था, सिद्धांत के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल क्या होता है बेटा, कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया जाता है, 2 8 13 1, ये एक्चुअल होता है, वास्तविक। यही आप एग्जाम में लिखेंगे, आपसे पूछ दिया कि क्रोमियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो ये लिखेंगे, ठीक है। अब समझिए क्या होता है कि आगे आप पढ़ेंगे कि 4s2 3d4 आता है बेटा, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें 4th सेल से, मतलब ये 4s जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक यहां भेज दिया जाता है, तो ये 3d5 हो जाता है। तो ये मसला आप आगे समझेंगे, अभी चूंकि पढ़े नहीं है तो कुछ बातें नहीं समझ में आएगी, तो आप ये समझ लीजिए बस कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन में से एक यहाँ भेज दिया जाता है। ऐसे ही कॉपर 29 है बेटा, वो क्या है, उसका आना चाहिए 2 8, फिर आउटर मोस्ट में हमने 2 रख लिया, कितना बचा अब यहाँ रखने के लिए, 17। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ भेज देंगे तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ऐसा केवल स्थायित्व देने के लिए करते हैं, स्टेबिलिटी देने के लिए। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कम स्टेबल है, ये कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये हो गया 2 8 18 1। क्यों स्टेबल है आप तब समझेंगे जब आप SPDF पढ़ लेंगे, ऑर्बिटल्स को पढ़ लेंगे, कक्षकों को पढ़ लेंगे। तो ये थियरी के अकॉर्डिंग हुआ, सिद्धांत के हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन वास्तविक में एक्चुअल ये चीज, वास्तविकता में ये चीज होती है, ये वास्तविक है। तो जो वास्तविक है, जो एक्चुअल है, वही हमारे एग्जाम में जाना चाहिए। तो ये एक्सेप्शनल भी बोलते हैं लोग, है ना, कि भाई जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो वही कर रहा है जो इसको स्टेबिलिटी दे। तो स्टेबिलिटी देने वाली चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही आप सिल्वर का देख लीजिएगा, प्लेटिनम का देख लीजिएगा, आगे जितना कॉन्फ़िगरेशन आप कर पाइएगा, अगर पॉसिबल हो तो 118 एलिमेंट्स तक कर डालिएगा आप। बुक्स की भी मदद ले सकते हैं आप प्रैक्टिस करके आंसर चेक करने के लिए, है ना। हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि किस ढंग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो ये बोरबरी स्कीम थी, ये खत्म हुई। आने वाली क्लासेस में अब हम लोग धीरे धीरे आइसोटोप, आइसोबार्स और ऑर्बिटल्स की तरफ बढ़ेंगे। मतलब अब हम लोग इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर छोड़ करके, कण प्रकृति छोड़ करके इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की ओर बढ़ रहे हैं, तरंग प्रकृति की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, बहुत मज़ा आने वाला है। उससे पहले आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार कर डालिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार कर डालिए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।